नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अफेयर विद बिजनेस। मैं सीए राहुल सिंह और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्लास चाहते हैं तो हमारा कोर्स है हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको, तो कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स और उसके साथ में आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज क्विजेस। तो ये कोर्स से आप अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर ब्रांच अकाउंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आप 3 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से, ब्रांच अकाउंट से 3 से 5 क्वेश्चन, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और कई बार 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको ब्रांच के मिल जाएंगे। हालांकि ब्रांच बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बट आपके एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, बहुत बेसिक ही पूछता है कि ब्रांच क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस क्या है, फॉरेन ब्रांचेस क्या है। तो इस टाइप अगर बेसिक थ्योरी आपको पता है तो आप इजिली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ब्रांच होती क्या है। तो ब्रांच की अगर बात की जाए तो सपोज करिए एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस सपोज करिए मुंबई है। मुंबई में एक कंपनी है, उसके काम कई जगह फैले हुए हैं। सपोज काम बढ़ा और उसने एक दिल्ली में भी ऑफिस खोल दिया, ठीक है। उसने एक ऑफिस सपोज कोलकाता में भी खोल दिया, उसने एक ऑफिस अपना दुबई में भी खोल दिया। तो ये जो हेड ऑफिस के अलावा बाकी जो ऑफिसेस हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफिसेस बोलेंगे। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो ब्रांच हेड ऑफिस का ही क्या होता है, सब ऑर्डिनेट डिवीजन होता है। सब ऑर्डिनेट डिवीजन का मतलब होता है किसी के अधीन काम करने वाला या किसी के अंडर में काम करने वाला। तो ब्रांच जो होता है वो किसके अंडर में काम करता है, हेड ऑफिस के अंडर में काम करता है। ब्रांच काम क्या करता है, तो वो सारे काम जो हेड ऑफिस करता है जनरली, या तो ब्रांच वो वाले काम करेगा जो हेड ऑफिस कर रहा है, या सब्सटेंशियली उसी से मिलता जुलता काम क्या करेगा, ब्रांच करेगा। तो ब्रांच और कुछ नहीं, हेड ऑफिस का ही क्या है, सब ऑर्डिनेट डिवीजन, जो हेड ऑफिस वाले काम करने के लिए या हेड ऑफिस से मिलते जुलते काम करने के लिए बनाया जाता है। रीड कर लेते हैं। अ ब्रांच इज अ सब ऑर्डिनेट डिवीजन। ब्रांच क्या है, एक सब ऑर्डिनेट डिवीजन है किसका, हेड ऑफिस का। काम क्या करेगा, तो कैरिंग ऑन आइदर द सेम और सब्सटेंशियली सेम। सब्सटेंशियली सेम का मतलब है काफी हद तक मिलता जुलता काम। कैरिड ऑन बाय हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो हेड ऑफिस काम कर रहा है उसी काम को करने के लिए किसी और प्लेस पे एक स्टेब्लिशमेंट बना दिया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिस्क्राइब करता है किसको, ब्रांच ऑफिस को। तो ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन क्या है, एनी स्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच बाय द कंपनी। मतलब कंपनी जिस प्लेस को या जिस ऑफिस को ये बोल दे कि ये मेरा ब्रांच है, वही क्या हो जाएगा, कंपनी का ब्रांच हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कई बार पूछ लेता है कंपनी एक्ट के हिसाब से ब्रांच की डेफिनेशन क्या है। तो मेनली ब्रांच में 3 चीजें आती हैं। पहला तो ये एक सब ऑर्डिनेट या एक्सटेंडेड ऑफिस है किसका, हेड ऑफिस का। काम क्या करेगा ये, तो वो सारे काम करेगा जो हेड ऑफिस कर रहा है या हेड ऑफिस से मिलते जुलते काम करेगा। और तीसरा है कि हेड ऑफिस के अंडर में ही काम करेगा। ब्रांच किसके अंडर में काम करेगा, हेड ऑफिस के अंडर में ही काम करेगा। तो ब्रांच होने के लिए हम एक चीज समझ गए कि हेड ऑफिस होना बहुत जरूरी है। सपोज करिए किसी एक कंपनी का केवल सिंगल ऑफिस, किसी कंपनी का एक सिंगल ऑफिस है, तो हम सिंगल ऑफिस को कभी भी ब्रांच ऑफिस नहीं कहेंगे। इस सिंगल ऑफिस को हम या तो ये कहेंगे कि सिंपल नॉर्मली ये एक ऑफिस है उस कंपनी का, या कंपनी का क्या है, हेड ऑफिस है। तो ब्रांच होने के लिए हमेशा क्या जरूरी है, हेड ऑफिस। ब्रांच का अस्तित्व भी कहां से आता है, हेड ऑफिस से आता है। प्रधान कार्यालय नहीं होगा तो ब्रांच ऑफिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रांच होता क्या है। अब देख लेते हैं कि ब्रांच के टाइप्स क्या हैं, कितने तरह की ब्रांचेस होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए इंडिया है, यहां हमारा मुंबई में हेड ऑफिस है। हमने एक ऑफिस दिल्ली में खोल लिया, एक ऑफिस कोलकाता में खोल दिया और एक ऑफिस हमने दुबई में भी खोल लिया, ठीक है। ये विद इन कंट्रीज जो ऑफिस हमारी, एक कंट्री के अंदर जो भी ऑफिस हैं इनको हम बोलेंगे
इनलैंड ब्रांचेस। जो भी उस देश के अंदर या विद इन कंट्रीज हैं, कंट्री के अंदर ही जो ऑफिसेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इनलैंड ब्रांचेस। और जो भी ऑफिस उस कंट्री के बाहर है, आउटसाइड द कंट्री है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस। तो मेनली ब्रांच को हम कितने तरह में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह में। एक इनलैंड और दूसरा क्या, फॉरेन ब्रांच। इनलैंड वो ब्रांच है जो हमारे कंट्री के अंदर है, कंट्री के अंदर ही जो ब्रांच हमने खोल रखी है उसको हम क्या बोलेंगे, इनलैंड ब्रांच। और कंट्री के बाहर जो हमारी ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांच। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ओरिजिनेटिंग कंट्री होती है या इनकॉर्पोरेटेड कंट्री, ओरिजिनेटिंग कंट्री या इनकॉर्पोरेटेड कंट्री, मतलब वो कंट्री जहां किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग या इनकॉर्पोरेटेड कंट्री। तो उस कंट्री, ओरिजिनेटिंग कंट्री के अंदर जो ऑफिस है वो हमारा इनलैंड ब्रांच है, और उसके बाहर जो ऑफिस है वो क्या है, हमारा फॉरेन ब्रांच है। अच्छा, इनलैंड ब्रांच को फर्दर दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, तो डिपेंडेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी पर डिपेंड कर रही है, ये किसी पर निर्भर कर रही है। ये किस पर निर्भर करती है, ये करती है हेड ऑफिस पर। किसको गुड्स सोल्ड करना है, कैसे सोल्ड करना है, कैश में करना है, क्रेडिट में करना है, खर्चे क्या करने हैं, किस तरह से ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उस ब्रांच की बिजनेस पॉलिसीज क्या होंगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, हेड ऑफिस। और इस टाइप की ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच बेसिकली बहुत छोटे लेवल की ब्रांचेस होती हैं, ऐसी ब्रांचेस जिसपे ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है, मतलब कंपनी की बड़ी ब्रांच नहीं है या ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्योंकि हर चीज के लिए डिपेंड करती है किस पर, हेड ऑफिस पर, इसीलिए डिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कौन मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। तो डिपेंडेंट ब्रांच पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर है, हेड ऑफिस पर। डिपेंडेंट ब्रांच खर्चे कर रही है, उसके लिए पैसे भी कहां से आएंगे, हेड ऑफिस से आएंगे। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस। क्यों, क्योंकि ये छोटी ब्रांच है, ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, अननेसेसरी खर्चे इस पर नहीं डाले जा सकते हैं, ये इतनी सक्षम नहीं है कि अपना अकाउंट ऑफिस रख सके या अपना अकाउंटेंट रख सके, इसलिए इसके अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट भी कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस। इसके अपोजिट इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो बड़ी ब्रांच होती है, जो फाइनेंशियली खुद सक्षम है, खुद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकती है, हर चीज के लिए, हर डिसीजन के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद ब्रांच खुद ही मेंटेन करती है क्योंकि ये बड़ी होती है, ठीक है, इसका बिजनेस सही चल रहा होता है, ये प्रॉफिट इतना अर्न कर लेती है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन कर सके। तो ध्यान रखेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस मेंटेन करता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, तो ये ब्रांच खुद मेंटेन करती है, ठीक है। आगे इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच दोनों को और डिटेल में देखेंगे, अभी इतना आप समझ के रखें। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन होंगे, कौन मेंटेन करेगा, या ऐसी ब्रांच कौन सी होती है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करता है, तो वो कौन सी होती है, डिपेंडेंट ब्रांच। तो ये था हमारा क्या, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। समराइज करें अगर, तो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस मेनली दो तरह की हैं, एक इनलैंड ब्रांच है, दूसरी फॉरेन ब्रांच है। इनलैंड ब्रांच वो है जो खुद विद इन कंट्रीज जो ऑफिस है वो क्या है, हमारे इनलैंड ब्रांचेस। कंट्री के बाहर अगर कोई ऑफिस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस को फर्दर हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरी इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच जो हर चीज के लिए किस पर डिपेंडेंट है, हेड ऑफिस पर, और इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो हर चीज के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं होती है और इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो खुद ही मेंटेन करती है, ब्रांच खुद मेंटेन कर लेती है। अच्छा, फॉरेन ब्रांच की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि फॉरेन ब्रांच इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होती है। क्यों, क्योंकि फॉरेन ब्रांच जो कि दूसरे कंट्री में सिचुएटेड है, तो फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होती है, क्योंकि जिस कंट्री में वो सिचुएटेड है वहां के लॉज के हिसाब से उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ही पड़ेंगे। भले हेड ऑफिस, सपोज करिए इंडिया में एक ब्रांच, इंडिया में हमारा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा इंडिया में है और हमारा ब्रांच कहाँ है, यूएसए में। तो यूएसए में जो हमारी ब्रांच ऑफिस है उसको
इंडिया हेड ऑफिस तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है, लेकिन यूएसए के लॉस के हिसाब से उसको यूएस में भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। इसलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन ब्रांच खुद ही एक इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपको वही समझाया हुआ है। इनलैंड ब्रांच क्या है, दो तरह की है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। फॉरेन ब्रांच क्या है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ब्रांच और डिपार्टमेंट क्या होते हैं, क्या दोनों सेम चीज है या दोनों अलग अलग होते हैं। तो ब्रांच जो होती है और डिपार्टमेंट दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है। ब्रांच का जो बेसिक डिफरेंस होता है, जनरली ब्रांचेस सेम प्लेस पर नहीं होती हैं बल्कि अलग अलग प्लेस पर होती हैं। एक ब्रांच सपोज करिए आपकी दिल्ली में है, तो दूसरी ब्रांच आपकी दूसरी कंट्रीज में होगी या दूसरी सिटीज में होंगी, या सेम सिटीज में भी होगी। अगर सेम सिटी में है तो भी प्लेस अलग अलग होगा। अगर बैंकों की ब्रांच देखेंगे तो अगर एक ब्रांच एक प्लेस पर है, एक सिटी में एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन वो उनके प्लेस जनरली क्या होंगे, अलग अलग होंगे। डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट पे एक ही ऑफिस में कई सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक ऑफिस है सपोज करिए, उस ऑफिस में आपको एचआर डिपार्टमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, उस ऑफिस में आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा। उस ऑफिस में आपको सेल्स भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी मिलेगा। तो सारे डिपार्टमेंट एक ही ऑफिस में मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्रांच में नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक कंपनी एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसने अपना एक ऑफिस, सपोज इसका हेड ऑफिस मुंबई है, इसने अपना एक ऑफिस चंडीगढ़ में खोला, एक ऑफिस इसने अपना पटना में खोला, एक ऑफिस अपना इसने चेन्नई में खोला। तो ये जो अलग अलग ऑफिसेस हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। लेकिन इसी एबीसी लिमिटेड की हर ब्रांच में कुछ डिपार्टमेंट होंगे। हर ब्रांच में एचआर डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट देखेगा कि किस एम्प्लॉय को हायर करना है, किसको निकालना है, किसकी सैलरी क्या होगी। उसी में आपका सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा, प्रोडक्शन होगा। तो हर ऑफिस में अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन जो ब्रांचेस है वो कहाँ होंगी, अलग अलग जगह पर होंगी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, हर ब्रांच का अपना अपना अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली ब्रांच का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, हर ब्रांच के अपने अपने अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। हर ब्रांच की अपनी बैलेंस शीट पेंडल बनेगी। लेकिन डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं, आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि एचआर की अपनी अलग बैलेंस शीट बन रही है, फाइनेंस की अपनी अलग बैलेंस शीट बन रही है, सेल्स की अपनी अलग बैलेंस शीट बन रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स अलग से नहीं बनाए जाते हैं, जबकि हर ब्रांच के अकाउंट्स अलग अलग बनाए। रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन का बेसिक मतलब होता है कि दो चीजों में अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किस वजह से है, उस वजह को पता करने के लिए क्या बनाया जाता है, रिकंसिलेशन बनाया जाता है। अब आप खुद बताइए कि क्या ब्रांच में रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी या डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में कोई अलग से अकाउंटिंग ही नहीं होती है। तो जब अलग अलग अकाउंटिंग नहीं होगी तो डिफरेंस होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, डिफरेंस अराइज ही नहीं होगा। और अगर डिफरेंस अराइज नहीं होगा तो रिकंसिलेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन ब्रांच में चूंकि अलग अलग हेड ऑफिस भी अपने यहाँ अकाउंट्स बना रहा है, ब्रांच भी अकाउंट्स बना रही है, और अलग अलग ब्रांचेस के भी अकाउंट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। और उन डिफरेंसेस को पता करने के लिए क्या बनाया जाएगा, रिकंसिलेशन। फिर है अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको डायरेक्टली आप किसी पे आइडेंटिफाइबल नहीं है, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये एक्सपेंस इसी से रिलेटेड है। तो ब्रांचेस में जनरली अपॉर्शनमेंट की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ब्रांचेस के खर्चे जनरली आइडेंटिफाइबल होते हैं। भाई सपोज करिए रेंट पे कर रहे हैं, तो दिल्ली ब्रांच की जो बिल्डिंग है उसका रेंट दिल्ली ब्रांच के लिए आइडेंटिफाइबल है, पता है हमें कि वो दिल्ली ब्रांच से रिलेटेड है। मुंबई ब्रांच का जो रेंट पे कर रही है वो अपने यूज के लिए कर रही है। तो यहाँ पे अपॉर्शनमेंट की दिक्कत नहीं आती है। अपॉर्शनमेंट की दिक्कत कहाँ आती है, डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये एक ही प्लेस पर होते हैं। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये एचआर से रिलेटेड है, ये सेल्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सुटेबल बेसिस के बेसिस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सपोज करिए 100 रुपए का खर्चा हुआ, तो 100 रुपए में से एचआर डिपार्टमेंट में कितना जाना चाहिए, सेल्स में कितना जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको बांटने की जरूरत पड़ती है, जो सुटेबल बेसिस के बेस पे इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो आगे अपन जब डिपार्टमेंटल पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे कि कौन से एक्सपेंस को किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर है कन्वर्जन ऑफ करेंसी। डिपार्टमेंट में कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डिपार्टमेंट होते ही जनरली सेम प्लेस पर है। लेकिन कन्वर्जन ऑफ करेंसी की जरूरत कहां पड़ती है, ब्रांच में। वो भी ब्रांच में कहां पे, जहां फॉरेन ब्रांच है। सपोज इंडिया में हमारा ऑफिस है और हमारा एक ब्रांच है यूएस में,
तो इंडिया में ट्रांजेक्शन किस पे हो रहे हैं? रुपीस में। यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस पर हो रहे हैं? डॉलर पे। लेकिन ईयर एंड पे हम क्या करेंगे? यूएस वाले ट्रांजेक्शन को भी तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रुपए के साथ डॉलर को तो कंसोलिडेट कर नहीं सकते हैं, तो इस डॉलर को भी कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? रुपीस में करना पड़ेगा। तो ब्रांच के अंदर आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो जो आगे हम इसी ब्रांच अकाउंट में जब फॉरेन ब्रांच पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि करेंसी का कन्वर्जन कैसे करते हैं और किस रेट पर करते हैं। तो ये था आपका बेसिक सा डिफरेंस किस पे? ब्रांच अकाउंट्स पे और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे। आगे देखते हैं अपन डिपेंडेंट ब्रांच इन डिटेल में। वैसे सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। सो डिपेंडेंट ब्रांच में जो सारे बिजनेस पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन डिसाइड करेगा? हेड ऑफिस डिसाइड करेगा। सपोज करिए ये कैश में गुड सेल करेगा या क्रेडिट में सेल करेगा। क्रेडिट पॉलिसीज कितने दिन की होंगी, मतलब उधार बेच रहा है तो कितने दिन के लिए उधार बेचेगा, पैसे कितने दिन में एचओ को वापस कर देगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? हेड ऑफिस डिसाइड करेगा। अकाउंट्स भी कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। जनरली बेसिकली जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो बनाई किस लिए जाती है? तो सिंपली या तो ऑर्डर लेने के लिए, या तो जो हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है उसको टेक केयर करने के लिए, उसको लेने के लिए, वहां पे रखने के लिए, और एचओ के डायरेक्शन पे उस गुड्स को किसी और को दे देने के लिए ये ब्रांचेस खोली जाती हैं। अब अपन देखते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच। देखिए 3 मेथड से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं किसकी? डिपेंडेंट ब्रांच। पहला मेथड है क्या? डेटर्स मेथड। दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और तीसरा है फाइनल अकाउंट्स मेथड। किस ब्रांच पर कौन सी मेथड हम लगाएंगे? अच्छा, ये जो मेथड्स हैं अभी हम किसकी देख रहे हैं? डिपेंडेंट ब्रांच की। ध्यान दीजिएगा, अभी हम इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच की। डेटर मेथड कहां पे यूज होगी? तो जहां पे स्मॉल ब्रांचेस है। डिपेंडेंट ब्रांच वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल है, जहां पे हेड ऑफिस को लग रहा है कि नहीं मुझे ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता चल जाए कि एट द एंड हमने कितना, हमें उस ब्रांच से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जहां पे केवल ये पर्पस है वहां पे कौन सी मेथड यूज की जाएगी? डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड थोड़ा ज्यादा क्रूशियल ब्रांच है, थोड़ा वहां कंट्रोल की जरूरत है, ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है, तो वहां पे कौन सी मेथड यूज की जाएगी? स्टॉक एंड डेटर मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड कहां पे यूज की जाएगी? तो जहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है वहां पे कौन सी मेथड यूज करेंगे हम? फाइनल अकाउंट मेथड। होलसेल प्राइस मेथड बहुत कम यूज होती है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। सारी मेथड्स को बेसिकली डिटेल में देखेंगे। अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि कहां पे डेटर मेथड बिल्कुल यूज की, मतलब हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता करना है कि उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? डेटर मेथड। थोड़ा कंट्रोल की जरूरत है, हमें पता हमें लग रहा है कि नहीं उस ब्रांच थोड़ा क्रूशियल है, वहां पे हमें ज्यादा कंट्रोल की, थोड़ा मतलब स्मॉल ब्रांच से थोड़ा बड़ी साइज की ब्रांच है, तो वहां पे कौन सी मेथड यूज होगी? स्टॉक एंड डेटर मेथड। और फाइनल अकाउंट्स मेथड कहां पे यूज होगी? जहां पे हमें पूरी तरह से कंट्रोल चाहिए, हमें हर चीज पता होनी चाहिए उस ब्रांच की, तो वहां पे यूज होती है फाइनल अकाउंट्स मेथड। हालांकि इन तीनों मेथड्स में जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो सेम निकल कर आएगा, उस ब्रांच का जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो हमारा सेम निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें ब्रांच वाइज अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या है? हम केवल हेड ऑफिस में अकाउंट कर लेते हैं, जो वहां पे सेल हुआ डायरेक्ट उसको सेल बुक कर लेते हैं, जो भी परचेज हुई हम डायरेक्ट हेड ऑफिस में परचेज बुक कर लेते हैं, हमें ब्रांच वाइज अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? तो होता क्या है कि हमें एक्चुअल उस ब्रांच की परफॉर्मेंस को पता करने के लिए, या उस ब्रांच, वह ब्रांच हमारी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये पता करने के लिए बनाया जाता है ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, हमारी 4 ब्रांचेस हैं, ABCD। अब जब हम ब्रांच वाइज अकाउंटिंग अगर नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी ब्रांच प्रॉफिट में है और कौन सी लॉस में है। तो कौन सी ब्रांच का परफॉर्मेंस सही है, कौन से ब्रांच में परफॉर्मेंस बुरा है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, या लॉस मेकिंग ब्रांच है तो उसको बंद करने की जरूरत है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग हर ब्रांच की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, आपको यहाँ पे लिखा है गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफिस है वो जो गुड्स भेजता है किसको? ब्रांच ऑफिस को, वो उसको या तो कॉस्ट में भेज सकता है या उसको किस पर भेज सकता है? इनवॉइस। इनवॉइस का सिंपल सा मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हेड ऑफिस अपने ही ब्रांच को इनवॉइस पर क्यों भेजेगा? सिंपल सा कॉस्ट पे भेज दो भाई, 100 रुपए का गुड्स है 100 रुपए पे भेज दो।
तो ऐसा इसलिए होता है, उसको मार्कअप करके इसलिए भेजती है कि कई बार हेड ऑफिस भी ब्रांच को एक्चुअल कॉस्ट बताना नहीं चाहती है, हेड ऑफिस कॉस्ट को छिपाना चाहती है। क्यों छिपाना चाहती हैं? सपोज करिए हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट है 100 रुपीज, आगे सेल प्राइस है उसकी 120 रुपीज। अब अगर 100 वाले कॉस्ट को बता दिया ब्रांच ऑफिस को, तो ब्रांच को क्या लगेगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज का। तो ब्रांच में जो लोग बैठे हैं उनको लगेगा, एक तो रीजन ये डिमांड होगी उनकी कि आप इतना ज्यादा कमा रहे हैं, 20% का आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो हमें रेमनरेशन ज्यादा दीजिए। पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन ये हुआ कि ब्रांच में बैठे लोग ही कल को हो सकता है वहां पे नया अपना इसी टाइप का नया बिजनेस स्टार्ट कर दे कि भाई प्रॉफिट बहुत है, 20 रुपीज का प्रॉफिट है, चलो बिजनेस यही हम खुद ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका एक कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएगा जिसको तैयार करने में आपने ही हेल्प कर दी। तो हेड ऑफिस इन सारे रिस्क को नहीं लेना चाहती है, तो वो करती क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट ब्रांच को बताती ही नहीं है। हेड ऑफिस क्या करेगी कि 150 इनवॉइस प्राइस पर भेज देगी गुड्स को। अब यहाँ पे ब्रांच को क्या लगेगा कि 120 सेल प्राइस है, ब्रांच को पता ही नहीं है कि इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, ब्रांच को क्या लग रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है, 115 रुपए। तो ब्रांच को क्या लग रहा है कि अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, केवल 5 रुपए का। तो एक्चुअल प्रॉफिट ब्रांच को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो हेड ऑफिस कई बार अपनी एक्चुअल कॉस्ट ब्रांच को नहीं बताना चाहती, इसलिए किस पर भेज देती है, वो इनवॉइस प्राइस पर भेज देती है। तो ये थी हमारी मेथड्स